नमो नमः। संधि, संधि क्या होती है? जी हाँ, संस्कृत भाषा में संधि किसे कहते हैं? संधि में आपस में जोड़, मिलन किनका होता है? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि की परिभाषा क्या है? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मैं उमेर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पर लिखा भी है, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। जी हाँ, संधि का अर्थ होता है मेल। जिस प्रकार से ये एक आप देख रहे हैं पेन, मान लीजिए ये इस बोर्ड पर लिखने वाला पेन है, मार्कर है। ये दो हिस्से हो गए हैं इसके, मान लीजिए ये एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। आपस में हमने इनको इस तरीके से मिला दिया तो ये बिल्कुल जुड़ गए हैं ठीक प्रकार से। अगर हम मान लीजिए ऐसे जोड़ते हैं तो ये नहीं जुड़ेगा, नहीं मिल सकता। और अगर जुड़ता भी है तो ये आपको देखने में कैसा लगेगा। ठीक इसी प्रकार से व्याकरण में, भाषा में भी संधि ऐसे ही की जाती है। इसीलिए कहा गया है संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। व्याकरण में दो अक्षरों या शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर संधि किसी से मित्रता करने नहीं होती है। व्याकरण में संधि, संस्कृत भाषा में संधि दो अक्षरों के मिलने से बंद होती है या शब्दों के जुड़ने से होती है। दो शब्दों के मेल में मिलन वर्णों या अक्षरों का होता है। अब जो दो शब्द होते हैं या हम कहें जो संधि होती है, ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों में जो मिलन होता है ये वर्णों का होता है, अक्षरों का होता है। यानी देखने में तो हमें लगता है कि शब्द मिल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है, सच्चाई यह है कि उसमें अक्षरों का मिलन होता है। इसमें पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण जुड़ता है। जी हाँ, पहले का मान लीजिए इसके हम ये दो हिस्से हैं, ये पहला पद है, पहले पद का अंतिम हिस्सा ये इधर से आप सामने से देख रहे होंगे तो अंतिम, और ये दूसरा है, दूसरे का पहला, यानी पहले का लास्ट और इसका फर्स्ट, इनका मिलन होता है। परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के पास पास आने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जी हाँ, जब दो अक्षर, दो वर्ण जब पास पास आते हैं, जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं, उनका मिलाप होता है और उनके मिलने से जो उनमें परिवर्तन आता है, चेंज आता है, जो विकार आता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। ये संधि तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। यहां पर भी मैंने लिखा है, सबसे पहला स्वर या अच संधि भी उसको बोलते हैं, दूसरा व्यंजन या हल संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से है कि सबसे पहले स्वर में सिर्फ स्वर मिलते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, इ, यू, ये सारे स्वर होते हैं। स्वर जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ये जो अक्षर होते हैं इस तरीके से ये स्वर कहलाते हैं। तो स्वर संधि में सिर्फ इनका आपस में मिलन होता है, ये आपस में जुड़ते हैं। व्यंजन में क, ख, ग, घ जो इस प्रकार के अक्षर होते हैं, इनका आपस में मिलन होता है, तो इनको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में क्या होता है? जो ये चिन्ह होते हैं दो, जिसको हम विसर्ग कहते हैं, सारा कुछ इन्हीं में होता है। इनका जुड़ना होता है, इनका लोप होता है, इन्हीं में जो होते हैं बदलाव आते हैं, तो इस तरीके से इसको विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे इस स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि क्या है, स्वर संधि कितने कितने होते हैं, स्वर संधि की भेद क्या है, स्वर संधि की परिभाषा क्या है। तो आज हम इस स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि, जी हाँ, संधियों में सबसे पहले स्वर संधि, तीन संधियां हैं आपको पता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो सबसे पहले स्वर संधि।
स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो स्वरों के पास पास आने पर कोई विकार या परिवर्तन हो तो वह स्वर संधि कहलाती है। जी हाँ, दो स्वरों के, यानी स्वरों वाले अक्षर अगर आपस में जुड़ते हैं, आपस में पास पास आते हैं, तब अगर उनमें कोई परिवर्तन होता है, कोई विकार आता है, कोई बदलाव होता है, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, एक आप उदाहरण दे रहे हैं, विद्या प्लस आलय, विद्याधन आलय बन जाता है विद्यालय। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें देखने में तो ऐसा लगता है कि शब्द जुड़ा है, लेकिन वास्तव में क्या जुड़ता है? वास्तव में जो है अक्षर जुड़ते हैं। जैसे आप देखिए, विद्या धन आलय, तो यहाँ पर विद्या है, विद्या में सबसे लास्ट क्या है? सबसे लास्ट में देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम इसको अलग अलग करते हैं, इनको एक एक अक्षर अलग अलग करते हैं, जैसे इन वर्णों का विच्छेद करते हैं, तो देखिए इनको अलग अलग कर रहे हैं, तो ये हमने जब अलग किया तो ये हो गया छोटा व बोलते हैं एक तरीके से, इसमें ई की मात्रा लगी है, ये हो गया वी। उसके बाद धन, जब हम इसको अलग कर रहे हैं द्या को, तो द य और आ, ये हो गया विद्या। उसके बाद आ ल और अ मिलकर ल बन गया। उसके बाद य अ और विसर्ग, ये हो गया विद्यालय। अब आप देख रहे हैं कि दोनों को जब हम जुड़ते हैं तो यहाँ जो आ है और ये आ है, यानी ये आ गायब हो जाता है। तो विसर्ग में होता क्या है, जब दो अक्षर जुड़ते हैं तो उसकी जगह कुछ बदलाव आते हैं, तो यहाँ पर ये बदलाव आया हुआ है। तो यानी जोड़ने के बाद हमें क्या क्या जुड़ रहा है? ये दोनों जुड़ रहा है, यानी ये दोनों जुड़ करके एक बन जा रहे हैं, एक हट जा रहा है। तो ये हो गया वी द या और ल और ये हो गया विद्यालय। विद्यालय कैसा बना? ये दोनों जुड़ के एक बन गए, और उसके बाद ये और ये जुड़ करके एक बन गए, और ये दोनों जुड़ के एक बना, और ये दोनों जुड़ के एक बना। ये बन गया ल, ये बन गया य, और ये दोनों जुड़ करके बना जो है आपका, और ये दोनों जुड़ करके बना वी। तो ये हो गया विद्यालय। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है कि जब संधि हम करते हैं तो संधि में अक्षर जुड़ते हैं, उनके अंदर शब्द नहीं जुड़ते, वास्तव में अक्षरों में परिवर्तन आता है। देखने में ऐसा लगता है कि सारा का सारा बदलाव उन शब्दों की वजह से हुआ है, लेकिन उसमें होता क्या है? मेन जो बदलाव होता है वो अक्षरों में ही होता है। अक्षर ही जब जुड़ते हैं तब उनके पूरे शब्द में बदलाव आता है, फिर उनके अर्थ में भी बदलाव आ जाता है। तो हम देख रहे हैं स्वर संधि, और स्वर संधि का नियम क्या है? दो स्वरों के पास पास आने पर कोई विकार या परिवर्तन हो तो वह स्वर संधि कहलाती है। अब स्वर संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं 5 प्रकार की संधियों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सी 5 संधियां होती हैं? सबसे पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, पांचवी अयादि संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि के नियम क्या हैं, और दीर्घ संधि क्या होती है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार से बदलाव आते हैं। और संधि में सबसे पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, उसका एक नियम है, नियम को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पढ़ते हैं, यदि पूर्व पद का अंतिम स्वर ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ हो, पूर्व पद किसे कहते हैं? मान लीजिए कि यहां पर ये लिखा हुआ है परम प्लस अर्थ, तो ये जो है ये पूर्व हो गया, पूर्व यानी पहला पद हो गया। और पहले पद का क्या कह रहे हैं? पहले पद का अंतिम स्वर, पहले पद का अंतिम स्वर, तो म में स्वर लगा होता है, तो अंतिम स्वर क्या हो? ह्रस्व या दीर्घ हो, ह्रस्व या दीर्घ हो, यानी कि छोटा स्वर हो या बड़ा स्वर हो। और छोटा बड़ा स्वर कौन कौन से हैं? जैसे अ, आ, ई, उ, री और री हो, तो यानी पहला जो पद है उसका अंतिम स्वर जो है वो या तो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यानी या तो छोटा हो या बड़ा हो, तथा उत्तर पद का, अब उत्तर पद यानी ये दूसरा वाला, उत्तर पद यानी दूसरा वाला, उत्तर पद का पहला अक्षर, उत्तर पद का यानी पहला अक्षर, यानी ये पहला अक्षर स्वर हो, एक तो पहला अक्षर वो भी स्वर हो,
और स्वर कौन सा, या तो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, कौन सी भी उसी जाति का हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यानी कि दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले यानी जो पहला शब्द है, पहला पद है, उसका जो अंतिम जो अक्षर होगा एक तो वो स्वर होगा, ठीक है, और स्वर या तो वो दीर्घ स्वर हो सकता है या वो ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर हो सकता है या बड़ा स्वर। और दूसरा जो दूसरा शब्द होगा, दूसरा पद होगा जिसे हम उत्तर पद बोलते हैं, उसका पहला जो अक्षर होगा वो भी स्वर होना चाहिए, दीर्घ स्वर हो या जो है कि ह्रस्व स्वर हो, और उसी जाति का हो। उसी जाति का मतलब कि सेम, जैसे हम कहते हैं ना सेम कास्ट का, सेम कंपनी का। मान लीजिए हमने एक फोन लिया जी एक ही कंपनी का, सैमसंग का, ये भी सैमसंग का जी, ये भी सैमसंग का भी। तो यहां पर जाति का मतलब यही है कि उसी भी जाति का हो, तब दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है, यानी दोनों के स्थान से एक हट जाता है और जो बड़ा वाला होता है, जो दीर्घ होता है, वो रह जाता है। जैसे यहां पर आपको और आसान तरीके में समझाता हूं। मान लीजिए पहले में अ है और दूसरे में भी अ है, तो ये दीर्घ हो गया, बड़ा होगा, आ बन गया। अगर पहले में आ है और दूसरे में भी आ है, ये दोनों सेम जाति के हैं, तो ये भी आ हो गया। तीसरे में क्या है, मान लीजिए एक में बड़ा हो गया और एक में छोटा हो गया, लेकिन है तो सेम जाति का, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पहले छोटा आ गया फिर बाद में बड़ा आ गया, तो भी ये बड़ा हो जाएगा। तो ये नियम होता है, यानी कि दीर्घ संधि में पहले जो शब्द होता है उसका अंतिम अक्षर स्वर होना चाहिए, दीर्घ स्वर हो या ह्रस्व स्वर हो, और जो दूसरा है उसमें भी दीर्घ और ह्रस्व होना चाहिए, उसी जाति का होना चाहिए। और फिर उनमें क्या होता है, चाहे एक छोटा हो चाहे एक बड़ा हो, जब वो दोनों आपस में जुड़ते हैं तब एक शेष रह जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं क्या होता है कि परम प्लस अर्थ, यहां पर लास्ट में जो है अ है और यहां का अ, जब दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनता है, परमार्थ। देखिए यहां पर आ की मात्रा आ गई है। दूसरा है यहां पर एक एग्जांपल और लेते हैं, विद्या प्लस आलय। यहां पर देखिए विद्या में आ की मात्रा लगी है, विद्या में आ की मात्रा, और यहां आलय में भी आ की मात्रा, दोनों को हमने जब जोड़ दिया तो एक आलय हो गया। तो यहां पर भी जब दोनों जुड़ रहे हैं तो ये हो गए विद्यालय। यानी सीधा सीधा नियम क्या है दीर्घ संधि का कि दोनों जो है स्वर, क्योंकि स्वर ही जुड़ते हैं, दोनों स्वर सेम जाति के होने चाहिए, और जब वो सेम जाति के होते हैं तब जो आपस में जब वो पास पास आते हैं तो जब वो उसमें बदलाव हो जाता है तो वो दीर्घ हो जाते हैं, यानी एक हट जाता है और जो बड़ा होता है वही बचता है। तो यहां पर बड़ा आ होगा, यानी अ और अ जोड़ेंगे तो भी आ और आ जोड़ेंगे तो भी आ, अ और आ जोड़ेंगे तो भी आ और आ जोड़ेंगे तो भी आ। इसके बाद अगला है वो मैं बताता हूं आपको। अब हम बात करें दूसरे में ई या ई। अब छोटी ई बड़ी ई, जब दोनों आपस में जुड़ती हैं तो बड़ी ई ही बनती हैं। अब यहां देखिए ई प्लस ई बड़ी, ये ई ये भी बड़ी, एक बड़ी एक छोटी, ये भी बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, ये भी बड़ी, क्योंकि ये दोनों सेम जाति की हैं। ऐसा नहीं है कि एक हमने मान लीजिए अ जोड़ दिया और एक ई जोड़ दिया, ऐसा नहीं है, ये गलत है। दीर्घ संधि में उसी जाति का स्वर जुड़ता है और तब जाकर के उसका दीर्घ होता है। तो जब यहां पे जोड़ते हैं तो उदाहरण देखते हैं, रवि प्लस इंद्र। यहां पर रवि में ई की मात्रा है और ये भी ई है, जब दोनों जुड़ते हैं तो ये बन गया ई, बड़ी ई, तो इसलिए जब दोनों जुड़ते हैं तो ये हो गया रविंद्र। इसी प्रकार से नदी है, तो नदी में जो आप देख रहे हैं कि ई की मात्रा है और यहां पर ईशा में ई की मात्रा, और जब दोनों करते हैं तो बड़ी हो जाती है, इसलिए जब दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है नदीशाह। तो इस तरीके से ये हमने कर लिए। इसके बाद अगला है उ और उ वाला। उ और उ वाला भी सेम है। अब देखेंगे उ और उ का भी ऐसे जुड़ेगा, उ प्लस उ, ये हो गया बड़ा उ, और दोनों बड़ा उ जब हम जोड़ रहे हैं तो ये हो गया बड़ा उ, और एक छोटा एक बड़ा जब हमने जोड़ा तो ये बन गया बड़ा, और एक बड़ा जोड़ा और एक छोटा जोड़ा तो ये हो गया
बड़ा। इसमें भी वही नियम है कि उसी जाति का होगा, यानी इसके साथ ऐसा नहीं है कि अ जोड़ दिया या ई जोड़ दिया या री जोड़ दिया, नहीं, यही जुड़ेगा। और दीर्घ और स्वर, एक बात ध्यान रखिएगा, दीर्घ में सिर्फ 4 ही जाति के जुड़ते हैं, अ आ वाले, ई वाले, उ वाले और री वाले, यही सिर्फ स्वर जुड़ते हैं, दीर्घ वाले और ह्रस्व वाले। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर सु प्लस उक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है उदाहरण, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर आता है और बच्चे खूब गलतियां करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सु में उ की मात्रा लगी है और यहां पर भी उक्ति में भी उ की मात्रा लगी है। जब दोनों ये उ जुड़ता है तो ये बन जाता है बड़ा, क्योंकि दीर्घ हो रहा है। दीर्घ संधि का नियम यही है कि दीर्घ होगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला रहेगा, छोटा है तो भी बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो भी बड़ा हो जाएगा, एक बड़ा एक छोटा है तो भी बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों सु और उ मिलके एक बना उ, तो यहां पर हो गया सुक्ति। दूसरा एग्जांपल है सिंधु प्लस उर्मी, ये देखिए दोनों बड़ा है, यहां पर एक ये भी बड़ा है उ और ये भी, अब इन दोनों का भी एक बड़ा हुआ, तो ये जब दोनों जुड़ा तो ये हो गया सिंधु उर्मी। तो ये हो गया सिंधु उर्मी। अब इसके बाद एक और है ऋषि वाला री और री, यानी एक छोटा और एक बड़ा, दोनों में से कोई भी हो। तो इसका भी वही नियम है कि अगर छोटा जुड़ता है तो भी बड़ा होगा, और एक बड़ा और दूसरा ही बड़ा तो भी बड़ा ही होगा, और एक छोटा और एक बड़ा वो भी जो है बड़ा ही होगा, और एक बड़ा और दूसरा छोटा तो भी वो बड़ा ही होगा। तो यहां पर उदाहरण देख सकते हैं, पित्र में री की मात्रा लगी है, ये एक री, और यहां पर भी छोटा री है, जब दोनों को जुड़ गया तो पितृणम, यानी कि ये री ये वाला ये दोनों छोटे जुड़ गए तो यानी दो हो गया ना, ये दो चिन्ह हो रहे हैं, एक है तो री होगा, दो हो गया तो बड़ा हो गया। यहां पर भी, यहां पर होत्र और लिरिकारः, जब दोनों को जोड़ दिया तो होत्रकारः। तो इस तरीके से आपने देखा कि दीर्घ संधि के क्या नियम होते हैं। दीर्घ संधि में जो बड़ा वाला अक्षर होता है, जो बड़ा वाला स्वर होता है वो शेष बचता है, छोटा वाला हट जाता है, चाहे वो छोटे के साथ जुड़े चाहे वो बड़े के साथ जुड़े। और दूसरी बात, अपनी ही जाति के स्वर के साथ जुड़ता है। अगर अ है तो अ और आ ही आपस में जुड़ेंगे, अ और ई नहीं जुड़ेंगे। ई है तो ई और ई ही जुड़ेंगे, चाहे वो छोटा जुड़े चाहे वो बड़ा जुड़े। उ है तो उ ही जुड़ेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ऐसा नहीं है कि उ के साथ अ जोड़ देंगे या अ के साथ री जोड़ देंगे। तो ये थी दीर्घ संधि। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जानेंगे इसके आगे की स्वर संधियों के बारे में। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।